नमस्कार मित्रों। किसी समय में दलित होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। समाज में ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं का चलन था जिसका यदि गहनता के साथ मूल्यांकन किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे दलितों को उस समय पूर्ण रूप से इंसानियत की श्रेणी में रखा ही नहीं गया था। घनघोर यातना और तिरस्कार के साथ जीवन कितना दुष्कर हो सकता है, इसकी कल्पना करना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन इस विषय पर इतनी प्रासंगिक है जैसे सब कुछ अभी अभी घटित हो रहा हो। आइए सुनते हैं। यह बात उन दिनों की है जब मेरे बड़े भाई जनेसर की आंख में मोतियाबिंद उतर आया था। काफ़ी परेशान था वह। काफ़ी दिन घरेलू इलाज चलता रहा, लेकिन जब तकलीफ़ ज़्यादा हो गई तो गांव में आँखों के इलाज के लिए एक कैंप लगा था जिसमें मुफ्त इलाज होता था। जनेसर को भी इलाज के लिए उसी कैंप में भर्ती करा दिया गया। वहाँ उसकी आँखों का ऑपरेशन हो गया। जनेसर कई महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ऑपरेशन के बाद आँखें पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई थी। उन दिनों हमारा एक दूसरा भाई सुरजन ही उसकी पट्टी बदलने, दवाई डालने का काम करता था। उन्हीं दिनों एक घटना घट गई थी जिसमें सुरजन और जनेसर दोनों भाई फंसते फंसते रह गए थे। हुआ यह था कि बस्ती के जवान लड़कों ने त्यागियों की यानी बड़ी जातियों के लोगों की बिगार करने से मना कर दिया था। बिगार का तात्पर्य यह है कि त्यागियों के लिए दिन दिन भर ऐसे कार्य करना जिसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क या पारिश्रमिक या मेहनताना नहीं दिया जाता था। शुरू में इंकार की जगह आनाकानी या टाल मटोल से काम चलाने की विधि अपनाई गई थी। अब बड़े बूढ़े तो इंकार कर नहीं पाते थे और तगाओं ने भी समझ लिया था कि अब ये उनके हाथ से निकल रहे हैं। इसीलिए काम के बदले मजदूरी मांगते ही उन लोगों की त्योरियां चढ़ जाती थी और अब वे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते थे कि उनका दबदबा भी बरकरार रहे और उन्हें कुछ करना भी ना पड़े। इसके लिए उन लोगों ने पुरकाजी थाने के दरोगा की मदद ली, जो उनकी ही बिरादरी का था, और दरोगा भी किसी खास अवसर की टोह में था और यह मौका उन्हें अचानक हाथ लग गया। मसला यह था कि नहर विभाग का एक अतिथि गृह है बरला गांव में। बस अड्डे से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क पर कॉलेज से पहले एक पीली सी और लाल मटमैले रंग की पुरानी इमारत, वृक्षों के झुरमुट के बीच में। यह इमारत कई हिस्सों में बटी हुई है। किसी जमाने में अंग्रेज अफसर दौरे पर आते थे तो यहीं ठहरते थे। इसे यहाँ कोठी के नाम से भी जाना जाता है। उसके आसपास दूर दूर तक लहलहाते खेत हैं और सामने पक्की सड़क। उस दिन गांव में चकबंदी चल रही थी। शायद कोई बड़ा अफसर आने वाला था और हमेशा की तरह आज भी भंगी बस्ती में एक सरकारी कर्मचारी आया। साफ सफाई के लिए उसे कुछ लोगों की जरूरत थी और जिसके बदले उन्हें कोई पैसा या मजदूरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। साधारण से शब्दों में बेगार थी यह वह, हमेशा की तरह। कई कई दिन तक भूखे प्यासे लोग कोठी की साफ सफाई में लगे रहते थे और बदले में क्या मिलता था? गालियां। पुलिस के सिपाही बस्ती से मुर्गे मुर्गियां तक उठा ले जाते थे, जोर जबरदस्ती से, और कहीं कोई सुनवाई नहीं थी इसके खिलाफ, बल्कि कुछ तगा भी इसमें सहयोग देते थे। पुलिस वालों को देखते ही गांव की औरतें घरों में छिप जाती थी। हाँ। लेकिन इस बार बस्ती के लोगों ने बिगाड़ करने से मना कर दिया। कहा, दिहाड़ी दोगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इस बात पर बस्ती के लोगों और उस कर्मचारी के बीच तनातनी हो गई। जो कर्मचारी बुलाने आया था वह तहसील का कोई चतुर्थ श्रेणी का मुलाजिम था, लेकिन उसका रौब दौब
किसी अधिकारी से कम नहीं था। बात बात पर आबे तबे कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। जब सभी ने जाने से मना कर दिया तो वह जोर जबरदस्ती पर उतर आया। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग एक एक कर इधर उधर खिसकने लगे और फिर उस कर्मचारी को बैरंग वापस लौटना पड़ा। लेकिन वह भी जाते जाते धमकी देकर गया था। हाँ, हुआ यही जिस बात की उम्मीद थी। इस घटना के 15 दिन बाद पुलिस के 2 सिपाही बस्ती में आए और बिना किसी को कुछ बताए 10 लोगों को धर लिया। जो भी सामने दिखाई पड़ा बुला लिया। जनेसर की आंखों में पट्टी बंधी थी और सुरजन उसी क्षण भीतर आंगन वाले कमरे में चला गया था, वरना वह भी फंस जाता। उस समय मैं बस्ती में नहीं था, कुछ देर बाद लौटा था और आते ही पता चला कि बारू, धन्नू, मामचंद आदि को पुलिस ले गई है। इलियास के घर के सामने एक बगीचा था, सड़क के किनारे, और सड़क पार पंचायत घर था। उसी में एक बगीचा था। उसी बगीचे के बीच में दरोगा जी एक चारपाई पर बैठे थे। उनके हाथ में एक चाबुक था जिसे वे बार बार हवा में लहरा रहे थे। 8-10 सिपाही भी थे, हाथों में लाठी, कंधों पर बंदूकें लटकाए इधर उधर खड़े थे। बस्ती से पकड़कर लाए गए लोगों को मुर्गा बनाकर लाठियों से पीटा जा रहा था। पीटने वाला सिपाही तक थक गया था। प्रत्येक प्रहार पर पीटने वाला चीख उठता था। खुलेआम यह शौर्य उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें लोग मूक बने तमाशा देख रहे थे। कहीं कोई विरोध या प्रतिरोध नहीं था। और बस्ती की औरतें, बच्चे, वो तो बेचारे खड़े खड़े दहाड़े मारकर रो रहे थे। बिना किसी जुर्म के पुलिस उन्हें पकड़ लाई थी। औरतों और बच्चों को रोने के अलावा तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस्ती के मुखिया किरपा और घिस्सा प्रधान जी के पास गए हुए थे, जो अभी तक लौटे नहीं थे। बाद में पता चला कि प्रधान जी ऐन वक्त पर किसी जरूरी काम से शहर चले गए। बस्ती के किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी जो दरोगा जी से पूछते कि आखिर उन्हें पीटा क्यों जा रहा है, क्या कसूर है उनका। यह तमाशा लगभग घंटे भर चलता रहा। 10 के 10 लोग दर्द से कराह रहे थे। उनकी चीखें सुनकर तो वृक्षों पर बैठे पक्षी तक उड़ गए थे। लेकिन गांव की संवेदना को लकवा मार गया था। उस किशोरावस्था में मेरे मन पर एक खरोंच सी पड़ गई थी, जो कांच पर खींची लकीर की तरह आज भी यथावत है। स्कूल में पढ़ाई गई सुमित्रानंदन पंत की कविता आह, ग्राम्य जीवन भी क्या, कि एक एक शब्द घोर बनावटी और झूठे साबित हो रहे थे। उस दिन जो घटित हुआ उसने मेरे मन में एक उद्वंद सा मचा दिया था। शायद दलित कविता के संस्कार भी तभी से जागने लगे थे, जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद समय आने पर अंकुरित हुए। और ऐसे ही अनुभवों ने ठाकुर का कुआं कविता मुझसे लिखवाई थी। ये कड़वी यादें मैं भूल नहीं पाता हूँ। रह रह कर बिजली की तरह दिमाग में कौनती हैं। अरे अपने श्रम का मूल्य मांगना अपराध है क्या? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सरकारी मशीनरी का उपयोग नसों में दौड़ते लहू को ठंडा करने के लिए करते हैं, जिसे हम सब इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। हजारों सालों से इसी तरह दबाया गया कमजोर और बेबसों को। न जाने कितनी प्रतिभाएं छल और कपट का शिकार होकर मिट गई, कोई हिसाब नहीं। आखिरकार पिट पिट कर वे लोग हताश होकर घर लौट आए। खामोशी उनके चेहरों पर चिपकी हुई थी, आंखों में गहन पीड़ा थी और शरीर जख्मी। उस रोज बस्ती में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। सभी डरे और सहमे हुए थे। इस हादसे ने आपसी सौहार्द बिल्कुल खत्म कर दिया था। और फिर शुरू हुआ एक सिलसिला गांव से पलायन का। धन्नू, हरनाम, गुरनाम, फौजा, जसवीर एक एक कर चल पड़े थे शहरों की ओर, जहां उन्हें एक नई रोशनी अपनी ओर खींच रही थी।
अरे गांव की धरती जब बांझ होने लगे तो उसमें खाद पानी डालने की हिम्मत छूट जाती है। अपना गांव ही जब अपना ना रह जाए तो लगाओ कैसा। धन्यवाद।